हेलो दोस्तों, मैं एक्शन आर्या और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं आजकल आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं एक न्यूमेरिकल की सीरीज, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की करीब 95% बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल्स वाली। बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल एक ऐसा पोर्शन है जो लगभग हर बच्चे की प्रॉब्लम है, तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के सामने हूँ। और आप कंटिन्यूसली अगर इस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आप न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम को भूल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लोग पढ़ रहे हैं केवल वो न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग ये सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी हम लोग चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स का डिस्कस कर चुके हैं, और केवल वही क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं जिस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, या फिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज ये चैप्टर नंबर 3 का क्लास है। चैप्टर नंबर 3 का एक क्लास ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, तो चैप्टर नंबर 3 का जो पिछला वाला क्लास था उसे भी आप देखिएगा, और इस चैप्टर की ये सेकंड क्लास है, इसको भी आप लोग देखिएगा। तो बखूबी आप चैप्टर नंबर 3 के जिस प्रकार के क्वेश्चन, जिस लेवल का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा और आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप न्यूमेरिकल्स के सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करें तो आसानी से आप सारे चैप्टर वाइज वीडियोस वहां पर पाएंगे न्यूमेरिकल्स के, जिसमें आप लोगों को केवल वही क्वेश्चंस दिखाए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे से यहां पर पढ़ाई कर सके। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसे शेयर जरूर करिएगा। भले ही ना लाइक करें आप, लेकिन इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल्स की, तो वो प्रॉब्लम सबकी दूर हो सके, बस मैं यही चाहता हूं। ठीक है, तो इसको शेयर जरूर करिएगा। लाइक नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन शेयर आप अवश्य करें। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में भी हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और चैप्टर नंबर 3 के वो क्वेश्चंस लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उन्हीं लेवल और उन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम क्वेश्चंस लेते हैं और आप लोग ध्यान से पढ़ें और समझ पाएंगे। देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है, मैं पढ़ रहा हूं, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन दिया है, एक विभवमापी का 1 मीटर लंबा तार PQ एक प्रमाणिक सेल E1 से जोड़ा गया। एक अन्य सेल E2 जिसका विद्युत वाहक बल, जिसे हम EMF कहते हैं, 1.02 वोल्ट है, दिए गए परिपथ चित्र में प्रतिरोध R तथा स्विच S से जोड़ी जाती है। जब स्विच S खुला है तब अविक्षेप बिंदु P से 51 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। ज्ञात कीजिए, और ज्ञात करने में 3 चीजें ज्ञात करना है। नंबर 1 इसमें दिया है विभवमापी के तार की विभव प्रवणता, आपको विभव प्रवणता ज्ञात करना है इस तार की। नंबर 2 पर आपको ज्ञात करना है सेल E1 का विद्युत वाहक बल, सेल E1 का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। इसके बाद में नंबर 3 पे आपको बताना है जब स्विच S को बंद किया जाता है तब अविक्षेप बिंदु P अथवा Q की ओर विस्थापित होगा। कारण सहित बताइएगा कि P की ओर विस्थापित होगा अविक्षेप बिंदु या फिर Q की ओर विस्थापित होगा, हमें इसका कारण सहित उत्तर देना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें कौन कौन सी कंडीशन बनेगी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है, और क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हम पहले इसका जो ग्राफ दिया गया है वो ग्राफ बना लेते हैं, और मार्कर का इंक गड़बड़ कर रहा है, कोई बात नहीं है। देखिएगा, इसमें इस प्रकार का ये चित्र दिया गया है। एक सेल E1 है, ठीक है, और यहां पर 6 विभवमापी का तार है, P ये सिरा है और Q ये सिरा है। यहां पर एक सेल को जोड़ा गया है जिसका विद्युत वाहक बल है E1। ठीक, ये सेल का जो विद्युत वाहक बल E1 है, इसका मान नहीं दिया गया है, इसी को पूछा गया है। और यहां पर एक अन्य सेल जोड़ा गया है जिसका विद्युत वाहक बल E2 जो है वो आपको बता दिया गया है 1.02 वोल्ट है। इसके बाद में इस तार में आपको एक प्रतिरोध जोड़ना है इस तरह से, और यहां पर भी एक स्विच लगाना है इस तरह से, और इसको जोड़ने के बाद में
ये एक धारामापी G से जोड़ करके, इस प्रकार से धारामापी G से जोड़ा गया है इसे, यहां पर ये धारामापी है, और धारामापी से जोड़ करके इस तार को इस जॉकी के सहारे से PQ तार के किसी बिंदु पर स्पर्श कराया जाता है, जहां पर इसकी शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होती है या फिर अविक्षेप स्थिति जिसे हम कहते हैं प्राप्त होती है। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि ये जो बिंदु P से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर अविक्षेप बिंदु प्राप्त होता है, इसका मतलब है यहां से यहां तक की जो दूरी है 51 सेंटीमीटर है, 51 सेंटीमीटर दूरी पर, और ये जो तार की कुल लंबाई है वो है 1 मीटर, जिसे हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? 100 सेंटीमीटर तार की कुल लंबाई है, और यहां पर अविक्षेप बिंदु प्राप्त हुआ है यह बिंदु प्राप्त हुआ है 51 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब आपको धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, वो हम लोग देखते हैं क्या है। यहां पर बताया गया है कि जब स्विच खुला है तब अविक्षेप बिंदु P जो है 51 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है, जब ये स्विच जो है वो खुला है। S, इस स्विच का नाम है S, और ये प्रतिरोध जो है वो R है। S स्विच खुला है, इसी प्रकार से इस कंडीशन में है, तो 51 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें ये अविक्षेप बिंदु प्राप्त होता है। नंबर 1 हमें ज्ञात करना है विभव मापी के तार का विभव प्रवणता। देखिएगा, विभव प्रवणता अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो विभव प्रवणता के लिए फॉर्मूला होता है विभव प्रवणता, ओके। विभव प्रवणता को हम लोग K से लिखते हैं, और विभव प्रवणता K का जो फार्मूला होता है वो होता है V/L। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर सेल है, तो सेल की बात करेंगे तो सेल के विद्युत वाहक बल E/L लिख लेंगे। लेकिन हम सेल का ये वाला विद्युत वाहक बल लेंगे या फिर ये वाला विद्युत वाहक बल लेंगे, ये हम लोगों को पहले समझना है। सबसे पहले आपको मैं ये समझा दूं, जब भी हम इस वाले विद्युत वाहक दोनों से निकल के आएगा, दोनों से हम निकाल सकते हैं विभव प्रवणता। इस वाले सेल के विद्युत वाहक बल से निकालें या फिर इस वाले सेल के विद्युत वाहक बल से निकालें, दोनों से हम विभव प्रवणता निकाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी है कि अगर आप इससे विद्युत वाहक मतलब इस वाले सेल से विद्युत वाहक बल से विभव प्रवणता ज्ञात करना चाहते हैं, तो इस वाले सेल के लिए आपको तार की लंबाई जो L लिखनी पड़ेगी वो पूरी लिखनी पड़ेगी P से Q तक, क्योंकि इस सेल का जो सिरा है पहला P और P से जुड़ा है और दूसरा सिरा Q से जुड़ा है, तो पूरी लंबाई लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस वाले सेल से विभव प्रवणता निकालना चाहते हैं या इस वाले सेल के विद्युत वाहक बल से विभव प्रवणता निकालना चाहते हैं, तो आपको लंबाई लेनी पड़ेगी P से और इस बिंदु तक की, और इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं M। ओके, तो P से M तक की दूरी हमें यहां पर लेनी पड़ेगी L की। समझ पा रहे हैं ना? तो हम क्या करेंगे, हमें देखो E1 तो पता नहीं है, और जब E1 पता नहीं है तो हम E1 से विभव प्रवणता कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम E2 से विभव प्रवणता निकालेंगे। तो विभव प्रवणता के लिए फॉर्मूला लिख लेंगे E2 और अपान में L, और जब L की बात करेंगे तो E2 के लिए L जो होगा ये 51 सेंटीमीटर वाला होगा, P से M तक की दूरी, जिसे हम लिख देते हैं यहां पर स्मॉल l जो है हमारा 51 सेंटीमीटर है, और जो कैपिटल L था जो पूरी लंबाई है उसको हम 100 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम 51 सेंटीमीटर इसको लिख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, K इक्वल टू जो विभव प्रवणता आएगी E2 का वैल्यू दिया है 1.02, अपान में जो L है वो कितना लेना है 51 सेंटीमीटर, और मीटर की बात करेंगे तो 0.51 मीटर हो जाएगा, और हमेशा हमें L लंबाई जो है मीटर में ही लिखनी पड़ती है। यहां से दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा, दो अंक के बाद है, तो K बराबर में हो जाएगा 102/51, और 51 दूना 102 होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो K का वैल्यू निकल के आया 2 और वोल्ट प्रति मीटर। तो ये हमारा निकल के आया है विभव प्रवणता K इक्वल टू 2 वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर है? तो विभव प्रवणता हम लोगों ने निकाल लिया है। मेरे ख्याल से आपको इतना तो क्लियर हो गया। दूसरा ऑप्शन, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन कर रहा था वो दूसरा क्वेश्चन क्या था, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन किया था भाई, क्वेश्चन जरा हम पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें किया गया है सेल E1 का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। सेल E1 का विद्युत वाहक बल अर्थात E1 ज्ञात करना है, जो नहीं दिया है। अच्छा, जब E1 ज्ञात करना तो अब की बार हमें विभव प्रवणता पता है और E1 के लिए लंबाई पता है, तो हम E1
निकाल सकते हैं विभव प्रवणता वाले ही फार्मूले से। जैसे हमने अभी बताया था कि विभव प्रवणता के लिए फार्मूला होता है K = E/L, लेकिन जब हम E2 की बात कर रहे थे तो L यहां से यहां तक लिया था। जब E1 की बात करेंगे तो L यहां से यहां तक लेंगे, तो E1 की बात करेंगे तो L कैपिटल वाला लेंगे, 100 सेंटीमीटर वाला L। यहां से हम E1 निकाल सकते हैं L की गुणा करके। सो E1 = K × L, और K अब आपको पता ही है पहले से, तो जब K पता है तो फिर क्या हो जाएगा, E1 = K का वैल्यू है 2 और L जो है वो है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को हम लोग 1 मीटर लिखते हैं। 100 सेंटीमीटर को क्या लिखते हैं, 1 मीटर लिखते हैं। और जब 1 मीटर लिखेंगे तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि E1 जो हमारा निकल के आएगा वो 2 वोल्ट ही निकल के आएगा। अब E1 है 2 वोल्ट, E2 हमारा है 1.02 वोल्ट। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। जब शून्य विक्षेप स्थिति होती है तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर अब ये हमने 2 ऑप्शन तो कर लिए हैं, मतलब 2 पार्ट इसके कर लिए हैं। तीसरा पार्ट जो करने को बकाया है वो है कि इसमें बताना है कि क्वेश्चन है, जब स्विच S को बंद किया जाता है तब अविक्षेप बिंदु P अथवा Q की ओर विस्थापित होगा। कारण सही समझाइए। अगर इस स्विच S को बंद कर दें या फिर जोड़ दें, ऐसी स्थिति में ये जो अविक्षेप बिंदु जो है वो M, वो इधर खिसकेगा या फिर इधर खिसकेगा, ये आपको बताना है। और ये हम कैसे बता पाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर इस सिचुएशन में हमें देखना है, अभी हमने E निकाला, 2 वोल्ट निकल के आया है, 2 वोल्ट। E2 है 1.02 वोल्ट। अब आप बताइएगा कि E2 ज्यादा है या E1 ज्यादा है, तो बात क्लियर है कि E1 ज्यादा है, और जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा उसी के धारा की प्रधानता होती है। तो हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में E1 के धारा की प्रधानता होगी, अर्थात E2 के धारा की प्रधानता नहीं होगी। हम कह सकते हैं कि E2 के द्वारा इस परिपथ में या PQ तार में धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जब E2 के द्वारा धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही है तो अब इसमें प्रतिरोध को घटाओ या बढ़ाओ, स्विच को बंद करो या खोलो, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हम S स्विच को बंद कर दें तब भी इसके जो अविक्षेप बिंदु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सेल E2 द्वारा PQ तार में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। बात क्लियर है? तो हम लिखेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता ये भी अब बता सकते हैं, क्योंकि सेल E2 के द्वारा धारा प्रवाहित नहीं हो रही है PQ तार में, इसलिए E2 मतलब स्विच S का कोई प्रभाव इसकी शून्य विक्षेप स्थिति पर नहीं पड़ेगा, अविक्षेप स्थिति पर नहीं पड़ेगा। बात क्लियर है ना? तो ये तीनों पॉइंट हम लोगों ने देख लिए। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, सॉल्व किया तो बहुत ही सरल है, इजी है, केवल समझना है। और बच्चे देख करके ही कभी कभी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो याद रखिएगा, आप कभी भी देख करके घबराएं ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आराम से पढ़ें, ठंडे मन से पढ़ें, तभी आपके सोचने की क्षमता बढ़ी रहेगी और आप अच्छे से उसके बारे में सोच पाएंगे। ठीक है? तो कॉन्फिडेंस जरूरी होता है एग्जाम में ये बहुत काम आता है। ठीक है? तो कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिएगा तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो अपने अंदर आ ही जाएगा। ठीक है? क्योंकि आप है मेरे स्टूडेंट। ठीक, चलो आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है तथा पूरे स्केल के विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 एम्पियर है। इस धारामापी को 5 एम्पियर परास के अमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के शंट की आवश्यकता होगी? तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 2.97 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10⁻7 ओम मीटर है। दोबारा ध्यान से सुन लें एक बार। ठीक है? क्वेश्चन है, लिखना चाहते हैं तो लिख लें, वीडियो को रोक करके लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है तथा पूरे स्केल के विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 एम्पियर है।
इस धारामापी को 5 एम्पियर परास के अमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के संट की आवश्यकता होगी? तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 2.97 गुणा 10⁻⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 5 गुणा 10⁻⁻7 ओम मीटर है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से हम लोग इसको लगाते हैं। एक धारामापी का प्रतिरोध दिया गया है और धारामापी के प्रतिरोध को आप जानते होंगे कि G से लिखते हैं। G फॉर गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध रेजिस्टेंस को भी G से ही लिखा जाता है। तो धारामापी का प्रतिरोध है 50 ओम, अर्थात G है 50 ओम। क्वेश्चन पेपर जब आप करने बैठेंगे तो वहां पर R लिख देंगे, यहां पर धोखा होता है। तो याद रखिए, धारामापी के प्रतिरोध की जब बात करेगा तो उसे हम G से लिखेंगे। G = 50 ओम तथा पूरे स्केल के लिए, विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 एम्पियर है। मतलब धारामापी का पूर्ण विक्षेप के लिए जो धारा का मान है, जिसे हम IG कहते हैं, धारामापी में जो धारा होती है IG बराबर है 0.05 एम्पियर, और इसे बदलना है 5 एम्पियर परास के अमीटर में बदलना है। 5 एम्पियर परास के अमीटर में बदलना है, जिसमें बदलना होता है उसे I से लिखते हैं, जिस उस धारा को। तो 5 एम्पियर मीटर परास के अमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के संट की आवश्यकता होगी? संट की लंबाई आपको बताना है। संट की लंबाई आपको बताना है, कितने मीटर लंबे संट की आवश्यकता होगी? तार का परिच्छेद क्षेत्रफल, जो संट के तार का परिच्छेद क्षेत्रफल दिया गया है, और परिच्छेद क्षेत्रफल जो है जिसे हम A से लिखते हैं, तो A = है 2.97 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे अगर मीटर स्क्वायर में लिखना चाहते हैं तो A = 2.97 इंटू 10⁻⁻2 है, 10⁻⁴ से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल पाएंगे, क्योंकि सेंटीमीटर को बदलने के लिए मीटर में 10⁻⁻2 से गुणा करते हैं, और सेंटीमीटर स्क्वायर है 10⁻⁻2 का स्क्वायर होगा, 10⁻⁴ से गुणा कर देंगे, ये मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। अर्थात A = 2.97 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये A दिया गया है। और तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध जिसे हम रो से लिखते हैं, वो दिया गया है 5 गुणा 10⁻⁻7 ओम मीटर, आपको ये दिया गया है। हमें संट की लंबाई याद करनी है, और संट का जो हम लोगों को फार्मूला पता है वो क्या था। संट मतलब एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है, बहुत ही छोटा सूक्ष्म प्रतिरोध होता है, जिसे हम संट कहते थे। तो संट के लिए जो फार्मूला होता था, आप लोगों ने जब धारामापी हमने पढ़ाई थी, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बखूबी समझ पा रहे होंगे। ठीक है, संट का जो फार्मूला होता है, संट S = होता है G इंटू में IG अपान में I माइनस IG। ये फार्मूला होता है संट के लिए। लेकिन दिक्कत यहां पर क्या है? दिक्कत है यहां पर हमें L निकालना, और यहां पर कहीं पर आपको L नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करने वाले, संट की लंबाई निकालनी, तो संट के फार्मूले को या संट को हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं। किसी भी प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है R = रो इंटू L अपान A होता है, आपको पता है। यहां पर जो संट होता है वो एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है, तो S की जगह पर हम लोग यही लिख सकते हैं, ये भी प्रतिरोध है तो R नहीं, यहां पर S कहा गया है, उससे बस इतना ही तो अंतर है, रो इंटू L अपान A। तो यहां पर S की जगह पर क्या लिखेंगे, रो इंटू L। L क्या है? संट की लंबाई, मतलब संट के तार की लंबाई, और A संट के तार का परिच्छेद क्षेत्रफल, बराबर में G इंटू में IG अपान में I माइनस IG। ओके, इतना हो गया। हमें L निकालना है तो A उधर करना होगा, रो को अपान में करना होगा, तो यहां पर से ये सब मिटा देते हैं, फालतू की बातें हैं, और यहां पर लिखेंगे L = A और इंटू G, A G साथ में IG भी, अपान में क्या होगा, ये L जाएगा, और इंटू में I माइनस IG। क्लियर है? L = A का वैल्यू क्या है, तो A का वैल्यू दिया गया है हमारा, कहां, A का वैल्यू ये निकाला था 2.97 इंटू 10⁻⁻6। G फॉर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है 50। IG का वैल्यू क्या है, 0.05 एम्पियर, अपान में L क्या है, तो L ये L कहां से आ गया भाई, रो आना चाहिए था यहाँ पे, रो। ओके, हाँ, L निकालना था तो L तो इधर है ना, रो अपान में गया। तो रो का वैल्यू क्या है, रो का वैल्यू दिया है 5 इंटू 10⁻⁷ इंटू में I माइनस IG। I मतलब है हमारा 5 और IG का मतलब है हमारा 0.05। ओके,
अब आपको करना है आगे का सब कुछ, आपको कैलकुलेट करना है, इसको हल करना है और आपको हमें बताना है कि आंसर कितना होगा। ओके, कमेंट करिए, तुरंत अभी के अभी सॉल्व करिए और तुरंत कमेंट के द्वारा हमें बताइएगा, ठीक है। और मक्खारी मत करिए, बस तुरंत लगाइए और फिर बताइए। यहीं पर रोक दीजिए वीडियो को और आगे बढ़ते हैं हम तब तक, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपको देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दिया है 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 गुणा 10⁻22 हो तो ज्ञात कीजिए वैद्युत धारा और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले तो इसने कहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है आपको पता होगा। जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज की ओर एक नियत वेग से निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के इस नियत वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग कहते हैं, जिसे हम वीडी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और हमारे पास एक फार्मूला भी है, धारा और अपवाह वेग में संबंध I बराबर में NEAVD। ओके, शायद इस क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल भी हम लोग करने वाले हैं। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन जो दिया है, न्यूमेरिकल पर हम लोग फोकस करते हैं। डिफिनेशन आप लोग समझ ही सकते हैं, आप लोग याद ही कर सकते हैं, आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से। अगर आप डिफिनेशन पोर्शन या फिर डेरिवेशन पोर्शन कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप आर्या कोचिंग ऐप पर जा सकते हैं। ऐप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर के प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, वहां पर लॉग इन करके आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे, वहां पर एक आपको कोर्स मिलेगा और वो कोर्स है केवल और केवल 399 रुपए में। तो आसानी से वहां पर जाकर के परचेज कर सकते हैं और केवल 12 से 15 दिन में आप पूरी फिजिक्स का रिवीजन या फिर पूरी फिजिक्स तैयार कर सकते हैं। वहां पर हमने वो टॉपिक्स केवल समझाए हैं उस कोर्स में जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो केवल उन्हीं टॉपिक्स पर डिस्कस किया है। अगर आप वो सारे के सारे टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे से अच्छा स्कोर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आपके लिए बोर्ड आप कह सकते हैं कि वो जो कोर्स है बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो तुरंत जाइएगा अगर आप चाहते हैं परचेस करना। और अगर आपकी फिजिक्स कंप्लीट है तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल हम यहां पर पढ़ा रहे हैं और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलो देखिएगा, I = NEVD हम लोगों को फॉर्मूला पता है, लेकिन हम क्वेश्चन देखते हैं आखिर क्या है। 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के एक तार में, 1 मिलीमीटर व्यास का एक चांदी का तार है, मतलब चांदी के तार का व्यास, तार का व्यास आपको बताया गया है D फॉर डायमीटर। व्यास कितना है, 1 मिलीमीटर दिया है, जिससे हम अगर सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो 0.1 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ओके, तो 0.1 सेंटीमीटर ये हमारा व्यास दिया गया है। अगर मीटर में बदलना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मीटर में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। चलो मीटर में लिख देते हैं, तो D बराबर हो जाएगा 1 मिलीमीटर का मतलब हो गया यहाँ पर 10⁻² मीटर, -3 मीटर। ओके, मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। अब हम इसे अगर हम त्रिज्या यहां से लिखना चाहें, क्योंकि हमें व्यास की जरूरत कहां पड़ती है भाई, त्रिज्या, तो त्रिज्या R बराबर क्या कहेंगे, 1/2 गुणा 10⁻³ मिलीमीटर मीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻³ मीटर, या फिर R = 5 पूरा कर दिया तो 10⁻⁴ मीटर लिख सकते हैं। ओके, तो त्रिज्या हम लोगों ने निकाल लिया है। अब आगे की बात करते हैं, आगे देखते हैं। ये बताया गया है आगे कि चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। 75 मिनट जो समय है हमारे पास, समय जो है T फॉर टाइम, 75 मिनट, इसे हम अगर सेकंड में बदलें तो 75 × 60 सेकंड हो जाएगा। इतने में कितना आवेश प्रवाहित होता है, तो आवेश की मात्रा दी गई है Q = 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में, प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन का मतलब है एकांक आयतन में, तो याद रखिएगा यहां पर आयतन सेंटीमीटर क्यूब में दिया है,
तो बेहतर होगा कि हम त्रिज्या को सेंटीमीटर में ही रखें, क्योंकि आयतन प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन की बात कर दी है, तो या तो हम प्रति मीटर क्यूब आयतन के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें तो दिक्कत होगा ज्यादा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहां पर सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे, और सेंटीमीटर क्यूब करने के लिए यहां पर मीटर को सेंटीमीटर लेना है, 10 की पावर -2 से गुणा कर देंगे, तो 10 की पावर -2 से गुणा कर +2 से गुणा करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 5 × 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। अब ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है। इसमें सेंटीमीटर में रखा r, और r अगर सेंटीमीटर में है तो उसके एकांक आयतन में, मतलब प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मतलब जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है या एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से लिखते हैं, वो दिया गया है हमारे पास वैल्यू, और ये वैल्यू क्या दिया गया है 5.8 × 10⁻22 हो। तो हमें ज्ञात करना है नंबर 1 पर वैद्युत धारा, जिसे हम बोलते हैं I। नंबर 2 पर हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग या अनुगमन वेग, जिसे हम बोलते हैं Vd। ओके, तो ये दोनों चीजें ज्ञात करनी है, वैद्युत धारा और इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, ये दोनों चीजें हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, चलो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग I निकालेंगे। हमें फार्मूला बहुत दिनों से पता होगा, I = Q/T होता है, तो I निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। I = Q, Q का वैल्यू क्या है हमारे पास दिया गया है 90 कूलाम है, और अपान में T कितना है हमारे पास, तो T सेकंड में दिया गया है 75 × 60, 0 से 0 काट दीजिएगा, एम्पियर में धारा निकलने वाली है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अर्थात हम कह सकते हैं I = 3/75 दूना 150 होता है। काट देंगे तो 50 बचेगा यहाँ पर, सो I = 1.50। इससे हम जब आंसर इसका निकालेंगे तो निकल के आएगा 0.02 एम्पियर। ओके, सो धारा निकल के आ गई है हमारे पास I = 0.02 एम्पियर। बात क्लियर है? तो यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट जो करना है, हमें निकालना है Vd, और Vd अगर निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है I = NeVd, I है, N है, E है, Va है और Vd है। तो Vd यहां से अगर हम निकालें तो Vd इक्वल क्या होना चाहिए, तो I के अपान में NeA चला आएगा, NeA। ओके, NeA ये I के इक्वल में चला आएगा, और यहां पर वैल्यू रखेंगे Vd = I का वैल्यू, शायद यहां पर आपको बोर्ड चमक रहा होगा, एक बार देख लेता हूं। हाँ, थोड़ा सा चमक रहा है, तो जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं थोड़ा नीचे बताता हूं आपको, ठीक है। यहां पर Vd इक्वल क्या हो जाएगा, I का वैल्यू क्या है 0.02, या फिर 1/50 लिख भी सकते हैं, ऐसे लिखें कोई दिक्कत नहीं है। N का वैल्यू क्या है, तो N का वैल्यू दिया गया है आपके पास में 5.8 × 10⁻22 इंटू में E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो हमें पता है 1.6 × 10 की पावर -19, और इसके बाद में A का मतलब क्या है, तो A का मतलब है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल आपको दिया नहीं है तो हम लोग πr² लगा सकते हैं। πr², पाई का वैल्यू 3.14 रख दे, और r का मतलब है ये हमारा r। ओके, 5 × 10⁻², और इसके बाद में इसको हम हल करेंगे, और हल करने पर जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपका उत्तर होगा, और ये आपको करना है, मैं नहीं करने वाला, ठीक है। क्योंकि अगर मैं करूंगा तो फिर आपकी क्लास बहुत ही बड़ी हो जाएगी। थोड़ी बहुत आप मेहनत करते रहेंगे तो आप फिर अच्छे से कर पाएंगे। चलो ठीक है, करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आंसर बताइएगा मुझे, ठीक है। इसका आंसर बताइएगा मुझे, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। तैयारी करने का मतलब है अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं हम, और अगला क्वेश्चन दिया है विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों को लिखिए। तो आप किरचॉफ के नियम जानते ही होंगे मेरे ख्याल से, और आप इसे अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। इसमें आपको बताना क्या है, एक परिपथ दिया गया है, और ये परिपथ से हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। परिपथ मैं आपके सामने बना रहा हूं, इस प्रकार से ये परिपथ दिया गया है। ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव है, माइनस प्लस, और यहां से एक इस तरह से परिपथ आया है। एक प्रतिरोध यहां पर R2 कार्य कर रहा है। R2 एक प्रतिरोध है जिसका जो वैल्यू है वो 10 ओम का है, ठीक है। और इसके बाद में ये इस तरह से आया है, ठीक है। यहां से एक वायर गया है जहां पर एक प्रतिरोध लगाया गया है,
और इसको बीच में यहां पर आकर के कनेक्ट कर दिया गया है और यहां पर एक सेल और लगा हुआ है, ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। चलो ठीक है, यहां पर दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल दिए हैं, E1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट और E2 इक्वल दिया गया है 10 वोल्ट। ओके, तो दोनों को 10-10 वोल्ट का वोल्टेज दिया गया है। आपको यहां पर क्या बताना है, ये ध्यान से समझिएगा। विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों को लिखना है आपको, और उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, मतलब ये परिपथ दिया गया है और इसमें लिखा है दर्शाए गए उपर्युक्त परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना करनी है, मतलब इसमें कितनी धारा है और इसमें कितनी धारा है, दोनों प्रतिरोध दिए गए हैं, इसका वैल्यू भी दिया गया है R1 इक्वल 10 ओम। ओके, सो दोनों प्रतिरोध दिए हैं, दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल दिए हैं, आपको केवल और केवल धाराओं के मान ज्ञात करना है, इस वाले परिपथ में कितनी धारा है और इस वाले परिपथ में कितनी धारा है। यहां पर हम बिंदु निश्चित कर देते हैं, मान लिया ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है और ये G है। इस प्रकार से अगर हम बिंदु लें तो यहां पर किरचॉफ के नियम को लगा करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। और किरचॉफ का कौन सा नियम, तो हमें मालूम है किरचॉफ का बंद पास का नियम, जिसे हम वोल्टता नियम भी कहते हैं, ये हम लोग लगा लेते हैं। और अगर नियम पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ाया ही है किरचॉफ के नियम को विस्तार से, और अगर आप वो कोर्स परचेस करते हैं तो वहां पर ये मैंने बढ़िया से बताया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले एक बंद पास हमें दिख रहा है ABGF, एक बंद पास दिख रहा है, या फिर यहां से शुरू करें BAFG। ठीक है, तो सबसे पहले हम बंद पास की बात करते हैं। बंद पास कौन सा लिया, तो बंद पास ले लिया AFGBA में। यहां पर एक बात याद रखिएगा, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है जिसे वोल्टा नियम कहते हैं, वो है सिग्मा IR इक्वल सिग्मा E। I मतलब धारा, R मतलब उसके संगत प्रतिरोध, और इनका बीजगणितीय योग बराबर होता है सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के। ठीक है, तो यहां पर हम जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले I, यहां पर धारा कहां से कहां पर प्रवाहित होगी, तो धारा यहां से इधर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी। अगर हम मान लें यहां से धारा I प्रवाहित होती है, इसका जरा सीरियल हम लोग सही से लिख लेते हैं, ABGAF। ठीक है, ABGF में। ओके, यहां पर धारा आई, यहां पे मान लिया धारा ये I1 यहां से चलती है और I1 धारा इधर भी आती है, और यहां पर जरा देखिएगा प्लस टर्मिनल ये है, तो यहां भी धारा इधर से चलेगी जिसे हमने I2 कह दिया, और I2 धारा इधर से आएगी तो ये भी इधर की ही ओर आएगी, अर्थात I1 I2 दोनों जुड़ जाएंगी। इस वाले तार में I1 प्लस I2 मिलकर के आएगी और I1 प्लस I2 इस परिपथ में प्रवाहित होगी। मतलब R1 में धारा कौन सी प्रवाहित होगी, I1 प्लस I2 धारा इस वाले में प्रवाहित होगी। अब ये धारा इधर से होती हुई यहां पर पहुंचेगी, यहां से I1 तो अपने सेल की ओर चली जाएगी I1, और I2 इधर की ओर आएगी, अपने सेल की ओर आना चाहती है। I2 इधर आएगी तो हम कह सकते हैं इस वाले परिपथ में, या R बराबर 10 एम्पियर में, 10 ओम में जो धारा प्रवाहित होगी वो I2 केवल होगी, और ये इस तरह से प्रवाहित होकर के इसमें प्रवेश करेगी। बात क्लियर है? अब जब हम बंदपास की बात कर रहे हैं तो बंदपास ABGF की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, धारा जो है वो B से स्टार्ट अगर करें इस तरह से आए, अगर क्योंकि ये विद्युत वाहक बल है, यहां पर देखेंगे प्रतिरोध है, ये धारा है, तो I मतलब I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 धारा किस वाले प्रतिरोध में प्रवाहित हो रही है, R1 में, तो यहां पर R1 हो जाएगा बराबर में, और तो कोई प्रतिरोध है नहीं इस परिपथ में, तो धारा कहां प्रवाहित होगी, तो यही परिपथ था, यही प्रतिरोध था, I1 प्लस I2 इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, R1 इसका संगत प्रतिरोध है, बराबर में इसमें विद्युत वाहक बल इस परिपथ में कहां पर लगा है, तो ये लगा है केवल E1। तो हम कह सकते हैं I1 प्लस I2, R1 का वैल्यू 10, E2 का वैल्यू 10, और ये कैंसल आउट होगा। सो I1 प्लस I2 बराबर में 1, समीकरण 1। ठीक है, समीकरण निकल के आया है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं अगले बंदपास की, और अगला बंदपास कौन सा, तो बंदपास कौन सा, तो यहां से स्टार्ट करें CBGFEDCB, ये वाला बंदपास। ओके, तो किस बंदपास की बात कर रहे हैं, बंदपास BGFEDCB।
ई डी सी बी में। ओके, इस बंद पास में ध्यान से देखिएगा, इस बंद पास में एक ये प्रतिरोध पड़ेगा जिसमें धारा है I1 प्लस I2, तो लिखेंगे I1 प्लस I2, इसके संगत प्रतिरोध R1, प्लस इस बंद पास में यहां पर दूसरा प्रतिरोध पड़ेगा R2 जिसमें धारा है केवल I2, तो I2 इंटू में R2, और कहीं प्रतिरोध पड़ता नहीं है तो कोई बात नहीं है। बराबर में विद्युत वाहक बल इसमें कौन सा है, केवल ये वाला 10 वोल्ट का। ठीक, इतना जिसे हम E2 लिख देते हैं, भी वैल्यू बाद में रख लेंगे E2। अब यहां पर लिखेंगे I1 प्लस I2 का वैल्यू हमें पता है बच्चा, 1 है यहां पर, तो 1 लिख लिया। R1 का वैल्यू हमें पता है 10 लिख लिया। I2 का वैल्यू हमें थोड़ी पता है, लेकिन R2 का वैल्यू हमें पता है 10, बराबर में E2 का वैल्यू, और E2 का वैल्यू है हमारे पास 10 वोल्ट। ओके, 10 एकम 10 उधर जाएगा, यहां पर बचेगा 10 I2, बराबर में 10 माइनस में 10 अर्थात 10 I2 बराबर में 0, या फिर I2 बराबर ही हम कह सकते हैं 0, अर्थात I2 धारा जो है जो R2 में प्रवाहित होगी, प्रतिरोध R में R2 में प्रवाहित होगी, इसका वैल्यू 0 है, अर्थात इसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी। चलो, जब I2 निकल आया है तो I1 निकालने में क्या रह गया आपको बता सकते हैं, तो I1 प्लस I2 बराबर में 1 एम्पियर था, यहां पर I1 है पता नहीं, I2 पता है, बराबर 1, अर्थात I1 बराबर 1 एम्पियर। अर्थात पहले वाले प्रतिरोध या R1 में धारा का मान I1 प्लस I2 था। R1 में धारा बताइए कितनी होगी, तो R1 में धारा है I1 प्लस I2, तो I1 I2 का योग क्या होगा, 0 और 1 का योग 1, तो इसमें होगी धारा 1 एम्पियर। दूसरी बात, R2 में धारा जो होगी, R2 में धारा कितनी होगी, R2 में धारा कितनी है, तो R2 में तो I2 धारा बह रही थी और I2 का मान 0 है, तो R2 में धारा का मान 0 है। तो ये दोनों हम लोगों ने आंसर देख लिए हैं, मतलब I1 और I2 का मान पूछ रहा था, मतलब पहले प्रतिरोध में धारा और दूसरे प्रतिरोध में धारा का मान पूछा गया था, और हम लोग इसे सॉल्व भी कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं एक अगले क्वेश्चन पर, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम पर ही आधारित क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर एक आधा पूछ ही दिया जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं उस क्वेश्चन को भी। आपके स्क्रीन पर वो क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिएगा, निम्नांकित चित्र से धारा I1 का मान ज्ञात कीजिए। और ये जो चित्र दिया है आप देखें, इस प्रकार से कुछ चित्र दिया गया है, मैं यहां पर चित्र को ड्रा कर रहा हूं। ठीक है, और ये बड़ा अजीबोगरीब चित्र है, 2 एम्पियर धारा यहां से, 2 एम्पियर धारा यहां से, 1 एम्पियर इधर की ओर जा रही है, यहां से आगे एक वायर गया है, यहां से एक धारा जाएगी 1 एम्पियर की, और यहां से ये P पॉइंट है, ये Q है, और Q से धारा कुछ इस तरह से आती है, और यहां पर आने के पश्चात ये 3 भागों में विभाजित होती है इस तरह से। यहां से धारा जा रही है 1.2 एम्पियर, ये धारा I2 आ रही थी। ठीक है, और यहां से धारा जा रही है I, और यहां से धारा संधि की ओर जा रही है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर धारा जा रही है, इस पॉइंट का नाम है R। आपको ज्ञात करना है निम्नांकित चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। I का मान आपको ज्ञात करना है, इस I का मान। ठीक, I का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये सारे I2 पता होना चाहिए। I2 पता होने के लिए सबसे पहले इसमें जो धारा आएगी ये पता होनी चाहिए, जिससे हम I1 लिखेंगे। तो बात क्लियर है। हम लोग किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, जिसे हम संधि का नियम कहते हैं, ये हम लोगों को पता ही होगा कि किसी भी धारावाही चालक की प्रत्येक संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, या फिर इसी का अर्थ होता है कि किसी धारावाही चालक की संधि पर आने वाली धाराएं तथा उनसे दूर जाने वाली धाराओं का योग समान रहता है। मतलब जितनी धारा आती है उतनी धारा जाती है, तो आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं को इक्वल लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं संधि P पर, संधि P पर, किस पर, P, इस वाले बिंदु की बात कर रहे हैं। संधि P पर क्या होगा, 2+2, क्योंकि ये दोनों संधि की ओर आ रहे हैं, तो संधि की ओर जो धाराएं जाती हैं प्लस की होंगी, 2+2 बराबर में संधि से दूर जाने वाली धाराएं, मतलब 1 जा रही है बाहर की ओर, I2 जा रही है, 1 प्लस I1 सॉरी, तो यहां पर ये 4 माइनस का 1 बराबर I1 होगा, तो I1 बराबर में
3 एम्पियर होगा। हम कह सकते हैं I1 बराबर 3 एम्पियर। अब यहां पर आइए संधि Q पर, और संधि Q की जब हम बात करेंगे तो संधि Q पर जब हम बात करेंगे तो संधि Q पर आने वाली धारा कौन है? केवल I1। तो I1 जो होगा वो बराबर किसके होगा? 1 एम्पियर प्लस I2, 1 एम्पियर प्लस I2। ओके, तो यहां पर हम कह सकते हैं I1 का वैल्यू तो 3 था, 3 और 1 इधर आएगा, माइनस का 1 बराबर में I2, अर्थात I2 बराबर में 2 एम्पियर आ गया। I2 यहां पर धारा कितनी है? 2 एम्पियर। अब हम संधि R की बात करें, किसकी? संधि R पर, और जब संधि R पर हम बात करेंगे तो I2 और 1 एम्पियर ये धारा संधि की ओर जा रही है, ये दोनों दूर जा रही हैं, तो हम कह सकते हैं I2 और प्लस 1 बराबर है किसके? 1.2 प्लस I के। ओके, यहां पर I2 का मान क्या है? 2 प्लस 1, माइनस का ले आते हैं 1.2 इधर, माइनस का 1.2 बराबर में I। यहां पर हम कह सकते हैं कि 2 1 3, 3 माइनस 1.2 बराबर में I, और 3 से 1.2 जब घटेगा तो 1.8 बचेगा, तो I बराबर 1.8 एम्पियर। और यही हमारा आंसर होगा जो हमें I पूछा गया था, हम लोगों ने निकाल लिया है। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस घबराना नहीं है आपको देख करके, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने आसानी से निकाल लिया होगा, और इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है, तो आपके लिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं, क्योंकि किरचॉफ के नियम पर आधारित 1-2 क्वेश्चन पूछता है, ज्यादातर तो क्वेश्चन पूछता है किरचॉफ के द्वितीय नियम पर या फिर वोल्टता नियम पर आधारित। बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस नियम पर, मतलब प्रथम नियम पर आधारित, लेकिन फिर भी अगर पूछ देता है तो फिर लगाने में दिक्कत क्या है आपको, ठीक है। हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर ही रहे हैं, तो फिर लगा सकते हैं तो फिर लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखें। दिखाया है चित्र में दिखाए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखा जाए अगर तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं, चलो हम लोग निकाल लेते हैं। संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है, और यहां पर चित्र इस तरह से बनाया गया है। एक यहां पर संधारित्र लगा है, और यहां पर एक प्रतिरोध लगा है, साथ में यहां पर एक प्रतिरोध लगा है, और फिर यहां पर भी एक प्रतिरोध लगा है, ठीक है, हाँ, इस तरह से, और इसके बाद में इस तरह से। यह है I = 2 एम्पियर, ये धारा है 2 माइक्रोफैरड, ये 2 ओम, ये 3 ओम, और ये है 5 ओम, ठीक है। अब यहां पर हमें देखना है संचित ऊर्जा कितनी होगी। देखिएगा, ऊर्जा अगर हमें ज्ञात करनी है संधारित्र में, तो संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला हम जरा याद करें, U = ½ CV²। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा। अब इसका ½ CV² निकाले तो है, C हमें पता है 2 माइक्रोफैरड है, कोई दिक्कत भी नहीं है। दिक्कत है V, वोल्टेज नहीं पता है। वोल्टेज हम सबसे पहले पता कर लेंगे तो हम ऊर्जा का फॉर्मूला निकाल पाएंगे, मतलब ऊर्जा का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले V निकालेंगे, और V बराबर होता है IR। I आपको दिया गया है 2 एम्पियर, R आपको निकाल लेना है। तो सबसे पहले R निकालें। R एक जो है तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इससे सीधे एक तार है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तीनों का जो परिणामी R है वो क्या हो जाएगा, 5 3 2, अर्थात 10 ओम। 10 ओम प्रतिरोध हो गया। 10 ओम प्रतिरोध है, I बराबर 2 एम्पियर है, V निकाल लो, V बराबर IR होता है। I कितना, 2 एम्पियर, R कितना, 10, तो ये हो गया 20 वोल्ट। ओके, V निकल आया है। इसके बाद में आपको क्या निकालना है, U बराबर है ½ CV²। U = 1/2 C का मान है 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड मतलब 10⁻⁻6 फैरड, और इंटू V का मान है 20 का स्क्वायर। 2 से 2 खत्म, U बराबर 20 का स्क्वायर, 400 गुणा में 10⁻⁻6 जूल, अर्थात U बराबर 4 गुणा 10⁻⁻4 जूल कह सकते हैं आप। तो ये हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान और बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। तो मेरे ख्याल से आपको एक क्लास जरूर पसंद आएगी, और याद रखिएगा
इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको आप अच्छे से तैयार ही कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनके प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतने ही न्यूमेरिकल्स रखने चाहेंगे। लेकिन अब एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि अगर इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया या फिर शेयर नहीं किया है तो तुरंत अभी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जो भी हमने क्वेश्चंस छोड़े हैं उनके आंसर आपको जरूर बताना है। ठीक है, और साथ ही साथ में जब आपके पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं ना तो बहुत ही मजा आता है, तो पॉजिटिव कमेंट्स भी करते रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही और फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय और पढ़ाई करते रहिए।